नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल बीकॉम कॉर्नर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट होने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी टाइटल और थंबनेल देख के अंदाजा लगा चुके हैं, हम लोग बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट जीएसटी एंड कस्टम लॉ को लेकर के। और आज की वीडियो के अंदर हम आपके जीएसटी एंड कस्टम लॉ के सेकंड चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। इससे पहले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था जो जीएसटी से पहले का टाइम पीरियड था, जिसको आप लोग प्री जीएसटी एरा के नाम से जानते हैं, या जब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करते थे, उसका पूरा का पूरा सिनेरियो हम सबने समझा था। वेट क्या होता है, जिसको आप लोग वैल्यू एडिशन टैक्स के नाम से जानते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या मतलब होता है। इस तरीके की तमाम जानकारी हमने अपने पहले चैप्टर में हासिल कर ली थी। आज हम बात करेंगे फाइनली जीएसटी को लेकर के, जो आपका सब्जेक्ट है, जिसको आप लोग जानते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से। अब एग्जैक्टली जीएसटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली जीएसटी किस तरीके से आया, मतलब ये सारी बातें हिंदुस्तान के अंदर किस तरीके से लागू हुई, क्या जीएसटी किसी और कंट्री में भी एग्जिस्ट करता है, यानी कि जीएसटी की फाउंडेशन को आज की वीडियो के अंदर हम लोग ले करने वाले हैं। और एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल रहेगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेगा। तो एक बार अगर आप लोग लेक्चर देख लेंगे ना, तो उसके बाद अगर आप लोग एक दो बार रिवाइज करेंगे तो चीजें बड़ी आराम से आपको मेमोराइज हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जीएसटी की जब आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं, जो आप सभी को पता होगा, ऑब्वियस सी बात है। जीएसटी का मतलब होता है सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, माने एक ऐसा टैक्स जो आपको गुड्स के ऊपर भी देना पड़ता है और सर्विसेज के ऊपर भी आपको देना पड़ता है। अगर आप लोग कोई सर्विस रेंडर करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप लोग कोई गुड्स परचेज करते हैं तो उस टाइम पे भी आपको गवर्नमेंट को एक टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा मैंने पहले भी बता दिया था, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी अपने आप में इनडायरेक्ट टैक्स है। आप सभी ने पढ़ा होगा पिछली क्लास के दरमियान, पहले चैप्टर में टैक्स को हम लोगों ने दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया था। एक आपका डायरेक्ट टैक्स वाली कैटेगरी थी, एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स वाली कैटेगरी थी। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस थे जिनके बर्डन को हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते, जैसे आप लोग इनकम टैक्स की बात कर लीजिए। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनके बर्डन को हम लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। और जैसा कि मैंने अभी बताया, आपका जीएसटी कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो माने जीएसटी के बर्डन को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं। ये काफी अहम और इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है, जो आपको अपने दिमाग में मेमोराइज करनी है। अब एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग जीएसटी की बात करते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करते हैं, तो जीएसटी अपने आप में डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स रहने वाला है। इस चीज को आपको बड़े ख्याल से अपने दिमाग में रखना है कि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहने वाला है, यानी कि जहां पर जीएसटी का डेस्टिनेशन रहेगा वो जीएसटी उसी एक तरीके से सेंट्रल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट के पास जाता है। अब ये जो शब्द है ना, ये काफी कंफ्यूजन को दूर करता है। जब मैं आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ लेके जाऊंगा, जब हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो उस टाइम पे काफी कंफ्यूजन होगा कि जो आपका जीएसटी बना है, जैसे अगर आप लोग जीएसटी को देखते हैं तो चार तरीके से आप लोग जीएसटी को देखते हैं। अभी बता देता हूं, हालांकि समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आप सबसे पहला आपका होता है सीजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद होता है आपका आईजीएसटी होता है, क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग बात करते हैं ना, एक होता है आपका यूटीजीएसटी। अब यहां पे देखिए इनका अपना क्या मीनिंग होता है। एक आपका होता है एसजीएसटी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। यानी कि टोटल अगर आप लोग देखेंगे तो चार तरीके के जीएसटी होते हैं। और अगर आप लोग यहाँ पे एक चीज को नोटिस करेंगे ना, यहाँ पे जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, या तो यूनियन टेरिटरी वाली केस में जाएगा, तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली जो रेवेन्यू है कौन सी सरकार के पास जाएगा, कौन सी गवर्नमेंट के पास जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो इस तरीके की जब कंफ्यूजन आएंगी ना, तो उस टाइम पे ये वाला पॉइंट, इट इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, ये वाला पॉइंट काफी क्लैरिटी
क्लैरिटी हमको देने वाला है। दैट्स व्हाई ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना है, मेमोराइज कर लेना है। अब बात करते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात की, जीएसटी हिंदुस्तान के अंदर कब लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी हिंदुस्तान में आपका 1/7/2017 को लागू हुआ था। काफी अहम डेट रहने वाली है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, 1 जुलाई 2017 को आपका जीएसटी फाइनली लागू कर दिया गया था हिंदुस्तान के अंदर, और जितने भी पहले आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस का कॉन्सेप्ट था उनको रिमूव कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको यहां पे याद रखनी है, क्या जीएसटी ऑल ओवर द इंडिया हर एक हिस्से में जीएसटी लागू किया गया था? जी हां, केवल एक जगह को छोड़ के, जिसको आप लोग जानते हैं J&K के नाम से, यानी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी 1/7/2017 को लागू नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा डिले था। मैं आपको बता देता हूं, करीब करीब 1 वीक का डिले था। तो आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीएसटी लागू हुआ था आपका 8/7/2017 को, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी जीएसटी लागू कर दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट बात और आपको याद रख लेनी है, सर जीएसटी सबसे पहले किस कंट्री के अंदर लागू किया गया था? मैं आपको बताता चलूं, यहां पे आपको याद रखना है 1954 के अंदर आपका एक कंट्री है जिसको आप लोग जानते हैं फ्रांस के नाम से, ठीक है। फ्रांस सबसे पहली कंट्री है जिसने सबसे पहले जीएसटी के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था, और इसके अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप लोग बात करते हैं 160 से ज्यादा ऐसी कंट्रीज है जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंटेड है, जहां पर आप लोग देखेंगे 160 में से हिंदुस्तान का नाम भी अब शामिल है आफ्टर द 2017। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट क्लियर हो गए, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद ये भी मैंने बता दिया, ये क्या है, अपने आप में आपका एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स रहने वाला है। ये काफी अहम और इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है। तो कुछ कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है, जिनको अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो जीएसटी को क्लैरिफाई करने में हमें कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं होगी। क्लियर है? तो यहां तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया है, इसके इंप्लीमेंटेशन की बात की है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, हमारा मेन एजेंडा क्या है यहाँ पे, 1/7/2017 से पहले एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ था, इसकी क्या जर्नी थी, कि क्या क्या आपके बजट में बातें हुई, क्या क्या पार्लियामेंट में बातें हुई, किस किस तरीके की असेंबली, किस किस तरीके का अमेंडमेंट हुआ, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता देता हूं, ये जो आपका एक आर्टिकल है, अगर आप लोग हिंदुस्तान के संविधान की बात करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 246, आप सभी को पता होगा। आर्टिकल 246 के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, ये 101वां अमेंडमेंट था, दैट्स व्हाई आपका आर्टिकल बना 246A। ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये आपके जीएसटी को ही आपका इंप्लीमेंट करता है, यानी कि जीएसटी का जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 246A के अंदर आता है, और ये आपके संविधान के अंदर 101वां अमेंडमेंट था। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, मैं अभी आपको बताऊंगा ये अमेंडमेंट कब आया था, और ये आपको थोड़ा याद रखना है 101वां अमेंडमेंट 2016 के अंदर हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट डेट्स है। अगर आप लोग बीइंग ए ग्रेजुएशन स्टूडेंट, आप सभी की फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और चीजों की क्लैरिटी आप सभी के दिमाग में होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हम लोग इतना डिटेल में जाकर के पढ़ रहे हैं, और काफी चीजें आगे आएंगी भी, ठीक है ना। चलिए अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और यहां से आपको क्लैरिटी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीड ऑफ द जीएसटी की नीड क्यों पड़ी? देखिए, अगर आप लोग जीएसटी की नीड की बात करते हैं ना, तो इससे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर कौन से टैक्सेस, जीएसटी से पहले अगर आप सभी को याद हो तो मैंने क्या बताया था, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस चलते थे, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर जैसे आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने वैल्यू एडिशन टैक्सेस का नाम सुना होगा जिसको आप लोग वेट के नाम से जानते हैं, आप लोगों ने सेंट्रल सर्विसेज टैक्स का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सर्विसेज टैक्स का नाम सुना होगा। ये अलग अलग तरीके के टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे, और यहां पे कोई भी यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिलती थी, यानी कि हर एक स्टेट है, हर एक गवर्नमेंट अपने नियम बनाए हुए हैं, स्टेट के हिसाब से नियम बदल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप सभी को याद हो तो मैंने एक इफेक्ट बताया था, दैट इज द कास्केडिंग इफेक्ट, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, कास्केडिंग इफेक्ट के अंदर क्या होता है सर, कास्केडिंग इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जहां पर होता क्या है, जब भी एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और वो कंज्यूमर तक पहुंचता है ना, तो अलग अलग जगह पे वहां पे वैल्यू एडिशन होती है, और जिसकी वजह से कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता है। और इसके बारे में मैंने अपने पहले लेक्चर में डिटेल में चर्चा कर ली है। अगर आपको नहीं पता है कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है तो एक बार वहां पे डिटेल में
पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने बता दिया, जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगना चालू हो जाता है ना, तो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। और जीएसटी से पहले हालांकि इसका सॉल्यूशन लाया गया था, जिसको आप लोगों ने क्या बोला था, आईटीसी। आईटीसी का मतलब क्या था, इनपुट टैक्स क्रेडिट था, लेकिन फिर भी हो जाता था, ठीक है ना। तो कुछ बुनियादी तौर पे आपको चीजों को समझना है। हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये आपको थोड़ा समझना है। जीएसटी की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो आपका टैक्स स्ट्रक्चर था, टैक्स की जो रूपरेखा थी, जो संरचना थी, वो काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है ना। अब आपको मैं थोड़ा बताना चाहता हूं, प्री जीएसटी के अंदर यहाँ पे दो चीजें होती थी, या तो आपके पास क्या होंगे, या तो आपके पास गुड्स होंगे। आप सभी मानते हैं इस चीज को, या तो आपके पास गुड्स होंगे, या तो आपके पास कोई सर्विस होगी, ऑब्वियस सी बात है। और गुड्स के अंदर भी दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप लोग गुड्स को क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, या तो आप लोग गुड्स को सेल करते हैं। और गुड्स को सेल करने के अंदर भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती है, एक आपका इंट्रा स्टेट सेल होता है, एक आपका इंटर स्टेट सेल होता है। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। देखिए, अगर आप लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो पहले क्या होता था, अगर आप लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो सीधा सीधा एक टैक्स लगता था, जिसको आप लोग किस नाम से जानते थे, एक्साइज ड्यूटी के नाम से जानते थे, जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। ये आपको ख्याल में रखना, ठीक है। तो ये आपको काफी अहम बातें बता रहा हूं, इनको आपको अपने दिमाग में जरूर रखना है कि सर जब भी आप लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते थे प्री जीएसटी के अंदर, तो एक्साइज ड्यूटी लगता था, ठीक है। अगर आप लोग सेल करते हैं, इंट्रा का मतलब होता है एक ही स्टेट के अंदर, माने जहां पे आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है, हरियाणा में हुआ है, और हरियाणा में अगर आप लोग उसको सेल करते हैं तो वो इंट्रा स्टेट होता है। और अगर आप लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं तो वो आपका एक तरीके से डिफर करता है, माने एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हरियाणा से पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या आप लोग किसी यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली में चले गए, तो इस तरीके का सीन होता है। वो किस केस में आता है, वो इंटर स्टेट के अंदर आता है, एक होता है इंट्रा स्टेट। अगर आप लोग इंट्रा स्टेट की बात करते हैं एक ही स्टेट के अंदर, तो आपका क्या लगता था, वैल्यू एडिशन टैक्स लगता था, जिसको कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट एक तरीके से लेव करता था। अगर आप लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं तो यहां पे आपका सेंट्रल टैक्स लगता था, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, यहां पे आपका सेंट्रल टैक्स लगता था, जो किसके पास जाता था, अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था। ये आपके प्री जीएसटी एरा की मैं बात बता रहा हूं, थोड़ी थोड़ी बातें आप सभी को याद भी होनी चाहिए, और आपके दिमाग जहन में इन चीजों का डिस्कशन होना चाहिए। एक्साइज ड्यूटी क्या होता था, वैल्यू एडिशन टैक्स क्या होता था, सेंट्रल जो सर्विस टैक्स है, सेंट्रल गुड्स टैक्स जो लगता था, उसका क्या मतलब होता था। इसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं, सर्विसेज टैक्स होता था एक आपका, अगर आप लोग कोई भी सर्विस रेंडर करते हैं तो यहाँ पे वही आपका सर्विस टैक्स लगता था। सर्विसेज के ऊपर आपका क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, ये आपको अपने ख्याल में रखना है। और अगेन सर्विस टैक्स भी किसके पास जाता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता था, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में के पास केवल और केवल वेट वैल्यू एडिशन टैक्स जाता था। इसके अलावा सेंट्रल टैक्स हो गया, या सर्विसेज टैक्स हो गया, या एक्साइज ड्यूटी टैक्स हो गया, ये सब टैक्सेस आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे। इनका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहां पे होता क्या था कि चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, माने इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था ना, वो काफी कॉम्प्लेक्स था, जटिल था। ये आपको थोड़ा याद रखना है, इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर कैसा था, जटिल था। दैट्स व्हाई हमें जरूरत पड़ी जीएसटी की। समझ में आया, यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गया, एक सर्विस टैक्स हो गया, एक वैल्यू एडिशन टैक्स हो गया। इसके अलावा जैसे लग्जरी टैक्स भी होता था, एंट्री टैक्स भी होता था, ऑक्टेरियो टैक्स होता था, उसके बाद सीएसटी टैक्स होता था। यानी कि ओवरऑल अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो सिस्टम है ये कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, आपका कॉम्प्लेक्स होता था, जटिल होता था। दैट्स व्हाई वी हैव अ नीड, किसकी नीड पड़ी हमें, जीएसटी की नीड पड़ी। इसके अलावा टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था, जिसको आप लोग कास्केडिंग इफेक्ट कहते थे, तो उसकी वजह से हमें जीएसटी की नीड पड़ी। इसके अलावा कोई यूनिफॉर्म टैक्सेशन लॉ नहीं था, इसकी वजह से जीएसटी की जरूरत पड़ी। हर एक स्टेट अपने अपने नियम बनाए बैठा था, दैट्स व्हाई हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। कोई यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम नहीं था, दैट्स व्हाई हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जामिनेशन के अंदर, कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। अब यहां पे देखिएगा डिफरेंट लॉ, यानी कि टैक्स लॉ इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लॉ थे, दैट्स व्हाई हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी। अच्छा, यहां पे इंक्रीज्ड कंप्लायंसेस बर्डन को हटाने के लिए हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी, और यहां पे हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से बचने के लिए
हमें जीएसटी की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। क्योंकि हाईएस्ट कैसे होगा, क्योंकि जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसका प्राइस बढ़ता जाएगा और गुड्स एंड सर्विसेज अपने आप में महंगी होती चली जाएंगी। दैट्स व्हाई हमें किसकी जरूरत पड़ी, जीएसटी की जरूरत पड़ी। इस बात का आपको अपने ख्याल और जहन में रखना, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी ये बात आपको क्लियर रही होगी और आपको ये भी समझ में आ गया होगा अपने आप में जीएसटी का क्या मायना, मीनिंग और अर्थ होता है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहां पे हम लोग देखेंगे इसके बैकग्राउंड को। बैकग्राउंड से पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल बैकग्राउंड को। मैंने बताया सबसे पहली कंट्री 1954 में फ्रांस था, मैंने बता दिया था। तो सबसे पहला कंट्री जिसने जीएसटी लागू किया, इंप्लीमेंट किया, वो कंट्री कौन सा था, वो देश कौन सा था, फ्रांस था। 1954 में ऐसा उसने किया था। इस मुद्दे पर मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके अलावा मैंने बताया हिंदुस्तान के अलावा 160 ऐसे देश है, ऐसे मुल्क हैं, ऐसी कंट्री हैं जहां पर जीएसटी लागू है, ठीक है ना। तो इंडिया उनमें से एक है आफ्टर द 2017। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे अगर आप लोग पॉपुलर कंट्रीज की बात करते हैं तो कनाडा ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम ले लीजिए, उसके बाद आप लोग न्यूजीलैंड ले लीजिए। क्लियर है, ये तमाम ऐसी कंट्री है जहां पर जीएसटी काफी पॉपुलर है, ठीक है। अब इसके अलावा ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान के अंदर इंटरनेशनल जीएसटी के मॉड्यूल को स्टडी किया गया था और इंटरनेशनल मॉड्यूल को स्टडी करने के बाद 2017 के अंदर जुलाई में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। यानी कि इंडिया ने इंटरनेशनल जीएसटी मॉड्यूल को क्या किया था, स्टडी किया था। और ये जो जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट आ गई पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया, 2017 में आके बोल दिया और उन्होंने एक तरीके से अप्रूव कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो इसकी जो भूमिका है ना, इसकी भूमिका अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे 1998 में आपकी बन गई थी। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। क्लियर है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना, तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो कॉन्सेप्ट है ना 1986 में ही आ गया था, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास डेट 1999, जब आपका अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, ठीक है ना। उस टाइम पे इस पर्टिकुलर जीएसटी का डिस्कशन हुआ था और 1999 का ये सफर है हमारा, वो 2017 में जाके कंप्लीट हुआ। आपको इस बात को ध्यान में रखना है और अंडरस्टैंड करना है। समझ में आया, उस टाइम पे हमारे पीएम थे नरेंद्र मोदी और फिनेंस मिनिस्टर आप सभी को पता ही है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना। भी मैं आपके इस जीएसटी को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था उसको थोड़ा समझाने वाला हूं। उसके बैकग्राउंड को हम लोग समझेंगे काफी डिटेल में जाकर के। देखिए, सबसे पहले मैंने बताया इवोल्यूशन ऑफ द जीएसटी इन इंडिया अर्लियर डिस्कशन, यानी कि 2017 से पहले कैसे कैसे क्या क्या भूमिका रही जीएसटी की, इस मुद्दे पर मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। देखिए, मैंने इनिशियल लेवल पे माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को बताया था पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल रहने वाला है। मेरी कोशिश रहेगी मैं एक एक पॉइंट को आप सभी के सामने रखूं, लेकिन आपको भी इस चीज को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आप इन कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। बहरहाल अब बात करते हैं 1986 की, 1986 की। मैंने बताया था आपका मोड वेट करके आपका इंट्रोडक्शन था, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पता होना चाहिए। ये फर्स्ट स्टेप थी जब जीएसटी का जिक्र हिंदुस्तान के अंदर हुआ था। अब आपको ध्यान क्या रखना है, 1999 की बात करनी है। 1999 के अंदर पीएम थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन थे 1999 के अंदर, वाजपेयी की सरकार थी। और आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इन्होंने सबसे पहले जीएसटी को प्रपोज किया था, यानी कि इन्होंने क्या किया था, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था, जीएसटी को प्रपोज किया था, ठीक है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और लिखी हुई है, फॉर्मेशन ऑफ द एम्पावर्ड कमिटी ऑफ द स्टेट फिनेंस मिनिस्टर। क्लियर है, तो सबसे पहले जीएसटी का जिक्र हिंदुस्तान की आवाम के सामने, हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले किन्होंने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, जो 1999 के अंदर हुआ था, जो उस टाइम पे मौजूदा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना। अब इसके बाद दौर चलता रहा, अलग अलग आपका यूनियन सत्र भी आए, उसके अलावा हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, सेकंड बार अगर आप लोग बात करेंगे ना 1999 के बाद, हालांकि थोड़ा सा डिस्कशन 2000 का भी है, लेकिन मैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। अब ध्यान रखिएगा, आपका जो अगली बार डिस्कशन हुआ 2003 के अंदर हुआ, इसको आप लोग जानते हो केलकर टास्क फोर्स के नाम से, ठीक है। अब केलकर टास्क फोर्स ने कुछ रिकमेंडेशन की जीएसटी को लेकर के। जैसे इन्होंने सबसे पहले कहा कि हमें इंटीग्रेट करना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को, सोर्स
सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जीएसटी को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि आप लोग कह सकते हैं केलकर टास्क फोर्स ने सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की थी और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी किया गया था। समझ में आया? तो केलकर टास्क फोर्स ने 2003 के अंदर 2003 के अंदर यहाँ पे आपका सबसे पहले तो नहीं कहेंगे, आपका एक डिस्कशन हुआ था जहां पर इंटीग्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात हुई थी और आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी हुआ था। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करने की भी बात की गई थी, ठीक है ना, सजेस्टेड रिमूवल ऑफ द कास्केडिंग इफेक्ट। एंड यहाँ पे याद रखिएगा टैक्स रिफॉर्म के लिए एग्जैक्टली टैक्स रिफॉर्म कैसे होगा उसका रोड मैप भी कहां पे प्रोवाइड किया गया था, केलकर टास्क फोर्स 2003 के अंदर प्रोवाइड किया गया था। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। अब 2003 के बाद जो काफी अहम और इंपॉर्टेंट डेट और तिथि हो जाती है वो आपका 2006 और 7 का यूनियन बजट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूनियन बजट के अंदर 2006 और 7 के यूनियन बजट के अंदर फिनांस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, इसको याद रखना है। आपके फिनांस मिनिस्टर कौन थे? पी चिदम्बरम थे। अच्छा, काफी बच्चे कहेंगे सर वो फिनांस नहीं होता, फाइनेंस होता। देखिए एसेंट की बात होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन जहां पे कंफर्टेबल हो आप वो समझ लीजिएगा, फिनांस बोल दीजिए या फाइनेंस बोल दीजिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार ध्यान रखिएगा जो आपके फिनांस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम थे, उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, किसको अनाउंस किया था? जीएसटी को। 2006 और 2007 के यूनियन बजट की बात चल रही है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आगे अगर आप लोग देखिएगा इन्होंने प्रपोज किया था इंप्लीमेंटेशन डेट 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन हालांकि वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इनका जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल क्लियर था, सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, यानी कि यहां पे एजेंडा क्या था कि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको सिंप्लीफाई किया जाए, दैट्स इट, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत बुनियादी तौर पे हमने बात की, जिक्र तो 1856 का हुआ है, 86 सॉरी आप लोग क्या कहेंगे इसको, आपका 1986, मैं गलत बोल रहा हूं, 1986 को छोड़ दीजिए, 1999 अटल बिहारी वाजपेयी ने सबसे पहले जीएसटी को प्रपोज किया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद 2003 में केलकर टास्क फोर्स आया, उसके बाद जो आपका यूनियन बजट था 2006-2007 का, वहां पर आपका अनाउंसमेंट किया गया था, किसको लेकर के? जीएसटी को लेकर के, और एक डेट भी इंप्लीमेंटेशन अनाउंस हुआ था 1 अप्रैल 2010, हालांकि उस पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, ये भी एक फैक्ट है, क्लियर है। अब थोड़ा यहां पे ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, इस चीज की इजाजत नहीं देता है और हमें इसके अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, इस बात को आपको ख्याल में रखना है, समझ में आया? तो यहां पे हमें किसकी जरूरत थी? अमेंडमेंट करने की जरूरत थी, यानी कि जीएसटी रिक्वायर्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, हमें किसकी जरूरत थी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत थी। दैट्स व्हाई मैंने बताया था यहां पे 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 के अंदर आया था। देखिए बिल की बात हो रही है, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? 122वां, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे? 122वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात हो रही है, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये कब आया था? आपका 2014 के अंदर आया था, और मैंने बताया था इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान के अंदर 101वां, यानी कि आपका 101, यानी कि फर्स्ट आपका क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, क्लियर है, जहां पर किसको इंट्रोड्यूस किया गया था? जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये कहां पे हुआ था? 246 जो आपका आर्टिकल होता था उसके अंदर बाद में इसको क्या कर दिया गया था? अमेंडमेंट के बाद 246A कर दिया गया था, ये आपको ख्याल रखना है, काफी अहम जानकारी है ये आप सभी के एग्जामिनेशन के लिहाज से। यानी आप लोग क्या कह सकते हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द 122 से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2014 एंड पास किया गया था 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर। ये भी मैंने पिछली बार अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ये कब की बात है? 2016 की बात है, ठीक है। बेसिक जानकारी है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, डेट्स आप लोग याद कर सकते हैं। मैंने केवल 3 डेट्स बताई है जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होने वाली है, जरूरी होने वाली है और हर एक बच्चे को याद भी होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, इससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं जो 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके अंदर एग्जैक्टली क्या कुछ था। देखिए मैंने बताया यहाँ पे आर्टिकल 246A इंसर्ट किया गया था, पहले 246 होता था जहां पे पावर टू लेवी जीएसटी प्रोवाइड किया गया था। यहाँ पे एक और आर्टिकल आया था जिसको आप लोग बोलते हैं 279A, जो कि कहां से किससे रिलेटेड है? जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है, क्लियर। ये आपको थोड़ा याद रखना है। 246A का जो आपका आर्टिकल है वो किससे जुड़ा हुआ है? ये आपका लेवी ऑफ जीएसटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है 279 यानी कि 279 का जो अमेंडमेंट है ये आपके जीएसटी काउंसिल से जुड़ा हुआ है। थोड़ी सी बात हम लोग जीएसटी काउंसिल की भी करने वाले हैं जो एग्जामिनेशन
के प्रोस्पेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है, तो आपको थोड़ा याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे रिमूव्ड एंटायर एंट्री टैक्सेस, लाइक जैसे एंट्री टैक्सेस, एक्साइज टैक्स हो गया, वैट हो गया, इन सबको रिमूव किया गया था एंड कंपनसेशन टू स्टेट प्रोवाइड किया गया था। जितने भी स्टेट थे उन सबको कंपनसेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया था। 101 वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2016 के अंदर आया था उसकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है। अब थोड़ा अगर आप आगे बात करते हैं, अगर आप लोग जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं, 279A की बात करते हैं आर्टिकल की, तो यहाँ पे चेयरमैन थे यूनियन फिनेंस मिनिस्टर, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के मेंबर थे, एक तो आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जिसको आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं, एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर था, ठीक है। इनको आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर थे। इनके 3 रोल यहाँ पे बांटे गए थे, रिकमेंडेड या आप कह देंगे रिकमेंडेड टैक्स रेट को, एग्जम्पशन को एंड मॉड्यूल जीएसटी लॉस को रिकमेंड करना था। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात और है, लॉन्चिंग ऑफ जीएसटी की अगर आप लोग बात करते हैं तो मैंने बताया 1 जुलाई 2017 को ये इंप्लीमेंट हुआ था, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप लोग जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो ये आपका 8 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कहां पे? सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, लॉन्च किया गया था, और इसको डिस्क्राइब किया गया एज ए हिस्टोरिकल टैक्स रिफॉर्म। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। इसको किस तरीके से रिकॉर्ड किया गया है या इसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, तो आप लोग कह देंगे हिस्टोरिक टैक्स रिफॉर्म के नाम से इसको डिस्क्राइब किया गया। क्लियर? काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है जो एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सब कुछ यहां पे आपको मिल रहा है, केवल आपको मेहनत करनी है अगर आप लोग अच्छे मार्क्स इस सब्जेक्ट के अंदर सिक्योर करना चाहते हैं। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक हमारा कहानी आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक हमने पूरी एक जर्नी पढ़ी। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स, हमने पढ़ा एग्जैक्टली जीएसटी का मीनिंग क्या होता है, कुछ कुछ बातें जीएसटी से जुड़ी हुई हमने पढ़ी। इसके अलावा हमने देखा कि जीएसटी का इंटरनेशनल बैकग्राउंड क्या है, हमें जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, इस मुद्दे पर भी हम लोगों ने चर्चा की, और किस तरीके से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ 2017 तक की जिक्र मैंने आप सभी के साथ किया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये आपके सेकंड चैप्टर का पहला लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अभी थोड़ी बातें और करेंगे, ज्यादा लंबा तो नहीं है, लेकिन 5 या 10 मिनट का डिस्कशन और आप सभी के साथ करूंगा, जहां पे 2 छोटे छोटे टॉपिक मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर लेता हूं फटाफट से ना। आप लोग कह दीजिए बेनिफिट ऑफ जीएसटी क्या हुआ या ऑब्जेक्टिव ऑफ जीएसटी क्या हुआ। सबसे पहला तो याद रखिएगा, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो एक स्लोगन था। क्या कहेंगे आप लोग? एक स्लोगन था। स्लोगन क्या था? एक नारा था एक देश एक टैक्स, यानी कि 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से आपका नारा दिया गया था, 1 नेशन 1 टैक्स। ओके, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1 नेशन 1 टैक्स के नाम से ये स्लोगन था जिसके साथ जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। बुनियादी, बेसिक और आसान बातें हैं। अब बेनिफिट की बात कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव की बात कर लीजिए, तो आप लोग क्या नहीं कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, सर हमें क्या करना था, हमें बिजनेस करने में आजादी देनी थी, लोगों को मजा आए बिजनेस करने में, वो लॉ के कंप्लायंसेस में, टैक्स के बर्डन में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड चीजों की वजह से बिजनेस के अंदर डिफिकल्टी उनको होती थी। यानी कि हमने क्या प्रोवाइड किया, प्रमोट किया। किसको प्रमोट किया? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को करने की आजादी। आजादी मतलब आप लोग कह सकते हो आसानियत, यानी कि इसको आप लोग इस तरीके से जानते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है यहाँ पे, जीएसटी का एक मेन मोटिव ये भी था कि जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ना, आपका टैक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, उसको सिंप्लीफाई कर देना, ये आपका एक बेनिफिट था। इसके अलावा ये आप लोग कह सकते हैं कि सर कास्केडिंग इफेक्ट को यहाँ पे रिमूव किया गया था, ठीक है, ये भी आप लोग कह सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 1 नेशन 1 टैक्स था, यानी कि आप कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हटा करके उसको सिंप्लीफाइड टैक्स कंप्लायंसेस बना दिया था, कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव कर दिया था, गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करने का भी मोटिव था। और इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं, बूस्ट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप लोग बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं, 2025 की एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी, हालांकि अभी चेंज हो गई होगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा। सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन करने वाला जो आपका स्टेट है वो कौन है? आपका महाराष्ट्र। बाकी अभी चेंज हो गया होगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन काफी टाइम पहले जब मैं आपके इस लेक्चर को डिजाइन कर रहा था, आई थिंक काफी टाइम
हो गया है। उस टाइम पे मैंने पढ़ा था कि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एग्जैक्टली जीएसटी को कलेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपका एक डेटा है जिसको याद रखना। मैं बताऊंगा आने वाले लेक्चर में एग्जैक्टली ये चेंज हुआ है या सेम ही डेटा है, और मैं एग्जैक्टली फिगर भी आप सभी के सामने रखूंगा कितना टैक्स। ठीक है ना, मल्टीपल 3 4 5 स्टेट की बात कर लेंगे, जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए एज ए स्टूडेंट आपको इन सभी चीजों की मालूमात जानकारी होनी चाहिए। समझ में आया? तो यहां तक आई होप कि ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था ये बिना बोरियत के आप सभी को समझ में आया होगा, चीजें आपको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड हुई होगी, आप सभी ने सारी चीजों को बड़े प्यार से आराम से लर्न कर लिया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया माय डियर फ्रेंड्स, तो मेक श्योर करके इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा सेशन कैसा लगा। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं जीएसटी के स्ट्रक्चर को लेकर के। जीएसटी का किस तरीके का स्ट्रक्चर है? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिया चलता है, इंडिया गवर्न होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। और अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। आप सभी जानते हैं हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, यानी कि यहां पे जो पावर है, जो शक्तियां हैं, वो स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी के लेवी का जो कॉन्सेप्ट है, लेवी की जो पावर है और जो कलेक्शन की जो पावर है ना, उसको हम लोगों ने सेंट्रल और स्टेट लेवल पे डिवाइड किया हुआ है। यानी कि आप लोग कह सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी मॉड्यूल फॉलो किया जाता है वो ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल के नाम से जाना जाता है, यानी कि both center and state government have a power to levy and the collection of the GST। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है। तो जीएसटी स्ट्रक्चर की जब आप लोग बात करेंगे ना, तो जीएसटी को लागू करने की और कलेक्शन करने की जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी है और स्टेट गवर्नमेंट के भी पास है। ये डिपेंड करता है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। समझ में आया? यहां तक आपको उम्मीद करता हूं एक क्लैरिटी मिला होगा। यानी कि अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया? हम लोगों ने चर्चा किया है सर, जब भी आप लोग जीएसटी की बात करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर ड्यूअल टैक्स सिस्टम को फॉलो किया जाता है, क्योंकि यहां पर फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। इसका मतलब आप लोग क्या कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये पावर होती है वो जीएसटी को लेवी कर सके, अलोंग विद कलेक्शन का काम भी कर सके। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग प्लीज अपने जहन में और अपने दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा एक छोटा सा सवाल आप सभी के दिमाग में आएगा, टोटल कितने तरीके के जीएसटी हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, टोटल 4 तरीके के जीएसटी हैं जिनकी लेवी और कलेक्शन की जिम्मेदारी अगेन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। सर, वो 4 तरीके के जीएसटी क्या है? ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग 4 तरीके के जीएसटी की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये पहले तरीके का जीएसटी आपको हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा होता है आपका एसजीएसटी, जिसको आप लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। तीसरा होता है आपका आईजीएसटी, जिसको आप लोग स्पेसिफिकली इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। और चौथा होता है माय डियर फ्रेंड्स आपका यूनियन टेरिटरी से जुड़ा हुआ यूटीजीएसटी, जिसको आप लोग कहते हैं यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो 4 तरीके के टैक्सेस है हिंदुस्तान के अंदर जो चलते हैं, जिनको लेवी किया जाता है और जिनको कलेक्शन किया जाता है। और अगेन मैं आपको ये बात बता रहा हूं, इन सब की जो लेवी और कलेक्शन की जिम्मेदारी है वो किस गवर्नमेंट के पास होती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होती है। इन सब का भी डिवीजन किया हुआ है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। स्टेट गवर्नमेंट कौन से जीएसटी को लागू कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से जीएसटी को लागू कर सकती है। यहां तक आपको समझ में आया क्या? कमेंट में यस या नो करके जरूर बताइएगा कि ये ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल का क्या मतलब है। तो यहां तक मैंने आप सभी के साथ चर्चा कर ली। हिंदुस्तान के अंदर जो जीएसटी का मॉड्यूल है वो कौन सा है? ड्यूअल जीएसटी मॉड्यूल है, जहां पर 4 तरीके से आप लोगों ने जीएसटी को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला होता है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। दूसरा होता है एसजीएसटी, जिसको आप लोग स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। जो तीसरा होता है आईजीएसटी, जिसको आप लोग इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक होता है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये बहुत
इंपॉर्टेंट टैक्स है, बहुत आसान टैक्स है, इसको आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। अब यहाँ पे आप सभी के दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर कब आपका सीजीएसटी लगेगा, कब आपका एसजीएसटी लगेगा, कब आपका आईजीएसटी लगेगा और कब आपका यूटीजीएसटी लगेगा। इस चीज का क्लैरिटी हमें होना बड़ा जरूरी है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जीएसटी अपने आप में एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। अगर आप लोग डेफिनेशन को देखेंगे ना, तो इनको रीड करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले कि सर आपका आईजीएसटी कब लगेगा, सीजीएसटी कब लगेगा और आपका एसजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी कब लगेगा। अब यहां पे दो तरीके के, जैसे एक फिक्स रेट आप लोग ले लीजिए, एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, मान लीजिए आपका 18% का जीएसटी रेट है। क्लियर है? अगर आप लोग जीएसटी रेट की बात करते हैं, अगर आपने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, तो मैंने क्या कहा, आप लोग एक एग्जांपल ले लीजिए, 18% का जीएसटी रेट रहेगा। क्लियर? अब यहां पे आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई की बात करते हैं, तो दो तरीके की सप्लाई होती है, एक इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है, एक आपकी इंटर स्टेट सप्लाई होती है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा सर, देयर आर टू टाइप ऑफ द सप्लाई। आप लोग सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई कितने तरीके की है? दो तरीके की है। एक आपकी क्या होती है, इंट्रा स्टेट होती है, तो आपको याद रखना है इसको क्या कहते हो आप लोग, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहते हो। एक आपकी दूसरी कौन सी हो जाती है, आपकी इंटर स्टेट सप्लाई हो जाती है। ठीक है, बहुत बेसिक बात बता रहा हूं। इंटर स्टेट के अलावा आप ये भी कह सकते हैं यहां पे सर हम लोग इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई को भी यहां पे इंक्लूड करके चल सकते हैं। अब छोटा सा मीनिंग है जिसको आपको समझना है, ये जो आपका इंटर स्टेट है और इंट्रा स्टेट है, इसका क्या मतलब होता है। देखिए जब भी आप लोग इंट्रा स्टेट की बात करते हैं ना, तो आप लोग ये कहते हैं सर इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, सेम स्टेट में हमारा सप्लाई हुआ है। गुड्स एंड सर्विसेज की आप लोग बात कर रहे हैं। अगर आपका गुड्स एंड सर्विसेज डिफरेंट स्टेट के अंदर जाता है, स्टेट लिख देता हूं, या तो आप लोग कह दीजिए डिफरेंट यूनियन टेरिटरी के अंदर जाता है, तो वो क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका इंटर स्टेट सप्लाई कहलाता है। ठीक है, तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है, जैसे हरियाणा में कोई माल मैन्युफैक्चर हुआ और उसकी सेलिंग भी हरियाणा में ही हो गई, यानी कि सेम स्टेट में माल तैयार हुआ, मैन्युफैक्चर हुआ और वो सेम स्टेट में ही बिक गया, उसकी सेलिंग सेम स्टेट में हुई, तो इसको बोलोगे आप लोग इंट्रा स्टेट। क्या बोलोगे? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर हरियाणा से माल बन के पंजाब चला गया, राजस्थान चला गया, महाराष्ट्र चला गया, तो उस केस में हम लोग कहेंगे सर ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा। क्लियर? तो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, जब भी आपका इंटर स्टेट सप्लाई रहेगा ना, आप लोग क्या कहेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, किताब में आपको ये चीज नहीं देखने को मिलेगी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे आपको केवल क्या दिखेगा, इंटरस्टेट दिखेगा। तो यहां पे याद रखिएगा, जब भी आप लोग सर इंटरस्टेट सप्लाई की बात करेंगे ना, तो टोटल जीएसटी केवल और केवल कौन सा लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे 18% पूरा का पूरा कहां पे चला जाएगा, आईजीएसटी में चला जाएगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के पास चला जाएगा, और इसको कलेक्शन की जिम्मेदारी किसकी रहेगी सर, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रहेगी। समझ में आया? यानी कि अगर आपने एक स्टेट में माल तैयार करके, मैन्युफैक्चर करके, गुड्स या सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं, अगर उसकी सेलिंग, उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो कोई और स्टेट है, तो आप लोगों को याद रखना है उसके ऊपर जो आपका परसेंटेज डिसाइड किया गया है उसका आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर आप लोग इंटर स्टेट की बात करते हैं, इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, सॉरी, अगर आप लोग इसकी बात करते हैं, इंट्रा स्टेट की बात करते हैं, तो इंट्रा स्टेट के अंदर डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है कि आपका सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। जैसे आपने क्या किया है, आपने एक बहुत बेसिक सा नियम बना लिया है, इंट्रा स्टेट के अंदर जैसे हरियाणा से हरियाणा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका इंट्रा स्टेट हो गया। तो यहां पे क्या होगा सर, आपका जो जीएसटी लगेगा ना, वो आपके दो तरीके के जीएसटी लगेंगे। एक तो आपका स्टेट जीएसटी लगेगा, यानी आप लोग क्या कह सकते हो, एस जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या बोला मैंने, आपका क्या लगेगा, एस जीएसटी लगेगा, अलोंग विद आपका जो सी जीएसटी है वो भी लगने वाला है, अगर ये आपकी स्टेट के अंदर हरकत होती है। और अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी के अंदर पहुंच जाते हो, तो यूनियन टेरिटरी के अंदर आपका सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, अलोंग विद वहां पे आपका यूटीजीएसटी लग जाएगा। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। समझ में आई मेरी बात? मैंने क्या कहा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बेसिक सी बात मैंने आपको समझाई है। अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई किया, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है आईजीएसटी लगेगा, पूरा का पूरा यहां पे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सेम स्टेट के अंदर, या फिर आप लोग क्या कह देंगे, अगर आप
सेम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो उस केस में चीजें बदल जाती है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सेम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर क्या होएगा, यूनियन टेरिटरी के अंदर बिल्कुल सिंपल है, आपका जो 50% है यानी कि 18 का 9% जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, और जो आपका 9% टैक्स है वो किसके पास चला जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी वाले जीएसटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के अंदर भी क्या रहेगा, आपका 50% टैक्स 8% कहां पे चला जाएगा, एसजीएसटी के अंदर चला जाएगा, और 8% कहां पे चला जाएगा, सीजीएसटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अगर आप कहते हो इंट्रा स्टेट की बात करते हो या इंट्रा यूनियन टेरिटरी की बात करते हो तो वहां पे सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा अगर स्टेट की बात करते हो तो एसजीएसटी लग जाएगा, अगर आप लोग यूनियन टेरिटरी की बात करते हो तो आपका क्या लग जाएगा, आपका स्पेसिफिकली यूटीजीएसटी लग जाएगा। समझ में आया? तो बहुत बेसिक मैंने आपको बात की है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज को समझते हैं, मैंने कहा कि आपका जो टैक्स रेट है वो 10% है, जीएसटी कितना लगेगा, 10% लगेगा, और हमारा जो मैन्युफैक्चर हुआ है ना गुड्स वो कहां पे हुआ है, लेट अस से मैंने क्या कहा, वो आपका हरियाणा में हुआ है। ठीक है, और ये जो आपका मैन्युफैक्चरिंग हरियाणा में हुआ है इस चीज को आपको अपने ख्याल में रखना है। और हरियाणा के लेटर से मैंने किसकी बात की है, रेवाड़ी की बात कर ली है, और रेवाड़ी से माल कहां पे चला गया, मान लीजिए आप लोग किसका एग्जांपल ले लीजिए, महेंद्रगढ़ का एग्जांपल ले लीजिए। अब ये दोनों ही चीजें है ना ये हरियाणा के अंदर एग्जिस्ट करती है, सेम स्टेट के अंदर माल तैयार हुआ और सेम स्टेट के अंदर अगर आपने बेच दिया तो यहां पे जीएसटी को कैसे डिवाइड करेंगे सर, बेसिक तरीके से डिवाइड कर देंगे। आपका एक तो लग जाएगा आपका एसजीएसटी, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे, एक लग जाएगा एसजीएसटी, एक लग जाएगा सीजीएसटी, और दोनों का परसेंटेज कितना रहेगा, 5 और 5, क्योंकि 50-50% रहता है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे 5% प्लस में आप लोग क्या कहेंगे 5% आपका जीएसटी लग जाएगा। वही अगर आप लोगों ने दिल्ली जैसे यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, यूनियन टेरिटरी के अंदर कोई गुड्स रेडी हुआ है और यूनियन टेरिटरी के अंदर ही उसको बेच दिया गया है, तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका यूटी जीएसटी लगेगा 50% यानी कि 5% इसके हिस्से आ जाएगा, प्लस में आप लोग क्या कहेंगे यहाँ पे सर सीजीएसटी लगेगा। सीजीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये यहाँ पे कितना लग जाएगा 5% लग जाएगा। ठीक है, और अगर हरियाणा से राजस्थान माल चला गया तो केवल एक ही तरीके का जीएसटी लगेगा जिसको आप लोग आईजीएसटी के नाम से जानते हैं, जो होता है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और पूरा का पूरा ये आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। हालांकि बाद में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये जो आपका गुड्स है ना ये डेस्टिनेशन जो आपका एक तरीके से जो आपका कंज्यूमर है जिस प्लेस पे आपका सेल हुआ है ना उस डेस्टिनेशन के बिहा पे यहां से डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन वो सारी चीजें बैक एंड पे रहेंगी। फ्रंट एंड पे आपको केवल इतनी ही चीजों का ख्याल अपने जहन में रखना है। समझ में आया? अगर आप लोग विद इन द यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 50% हो जाएगा यूटीजीएसटी और आपका सीजीएसटी। अगर आप लोग विद इन द सेम स्टेट की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आपका लगेगा एसजीएसटी और आपका सीजीएसटी लगेगा। और अगर आप लोग डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, सर आपका क्या लग जाएगा, आईजीएसटी। सिंपल, स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। और ये सारी बातें मैंने यहां पे भी लिखी हुई है। सर आपका सीजीएसटी कब लगेगा, एसजीएसटी कब लगेगा, उसके बाद आपका आईजीएसटी कब लगेगा और यूटीजीएसटी कब लगेगा, इसको इस तरीके से आप लोग फ्रेम भी कर सकते हैं और अच्छे से मेमोराइज भी कर सकते हैं। जो बातें मैंने यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको समझाई है ना वो सेम बातें माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। यहाँ पे लिखी हुई है जो बातें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है ना इस पेज के ऊपर, ये वाली सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूं आपको जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी और आपको एक क्लैरिटी मिला होगा जीएसटी का एग्जैक्टली जो आपका लॉजिक है वो किस तरीके से काम करता है। अब एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको क्या बताया था सर, जीएसटी की जब भी आप लोग चर्चा करते हैं ना तो आपने सर बताया जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है, मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग कह सकते हैं हमारा 1/7/2017 को जीएसटी लागू किया गया, क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे अप्रोक्सीमेट करीब 140 से 150 करोड़ की आबादी है, जहां पर अलग अलग स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करती है, अलग अलग यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट करती है। और इतनी बड़ी कंट्री के अंदर ये जीएसटी को यूनिफॉर्मिटी के साथ एस्टेब्लिश करना एक बड़ा टास्क था। यानी कि दो इंपॉर्टेंट बातों पर आप लोगों को ध्यान देना है। जीएसटी जब लागू किया गया इसके बाद ये बड़ा जरूरी हो गया था कि जीएसटी यूनिफॉर्मिटी के साथ लागू हो, प्लस में एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन के साथ लागू हो। समझ में आए? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, जीएसटी की
इंप्लीमेंटेशन बहुत सही तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से, और दूसरा मैंने बताया कोऑर्डिनेट फॉर्म में एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को डेवलप किया, जिसको किसका नाम दिया गया, जीएसटी काउंसिल का नाम दिया गया। और याद रखिएगा 279A मैंने बताया आर्टिकल पहले कौन सा एग्जिस्ट करता था, आपका 279 एग्जिस्ट करता था। इसके बाद इसमें अमेंडमेंट हुआ, इसको किस नाम से जाना गया, 279A। ये वो आपका आर्टिकल है जिसके अंदर एग्जैक्टली जीएसटी काउंसिल का डिस्कशन किया गया था, जीएसटी काउंसिल के बारे में सारी एक्सप्लेनेशन दी गई थी। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश्ड किया गया था इस तरीके से कि वो इस चीज को मेंटेन कर सके कि पूरी इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द इंडिया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी यूनिफॉर्मिटी के साथ कोऑर्डिनेशन फॉर्म में एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। समझ में आया? तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया है यहां पे इसका क्या मीनिंग रहने वाला है। तो यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है, तो अपने आप में ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम केवल यूनिफॉर्मिटी एंड द कोऑर्डिनेशन इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अक्रॉस द इंडिया रहने वाला है। यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जीएसटी का जो इंप्लीमेंटेशन है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ रहे, अलोंग विद कोऑर्डिनेशन फॉर्म में रहे। ये किसकी जिम्मेदारी है, इंश्योर करने की जिम्मेदारी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की जिम्मेदारी है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हम लोग जीएसटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। और जीएसटी काउंसिल अपने आप में एक बहुत बढ़िया क्रूशियल रोल प्ले करती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। जीएसटी काउंसिल क्रूशियल रोल प्ले करती है किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, अंडर द जीएसटी रेजीम एंड द रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बहुत बेसिक बातें हैं, ये आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या समझा, इससे पहले तो मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी समझा दिया। बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर है, आईजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी। जीएसटी किस तरीके से काम करता है, इस मुद्दे पर मैंने आप सभी के साथ चर्चा की। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, इसके अलावा हम लोगों ने माय डियर फ्रेंड्स क्या समझा, इसके अलावा हम लोगों ने समझा जीएसटी काउंसिल का क्या अपना मीनिंग होता है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल को समझने के बाद अब हमें यह देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या थे। अभी अभी मैंने बताया, जब आप लोग 101वें अमेंडमेंट की बात करते, याद है किसी को मैंने बताया था 101 जो अमेंडमेंट हुआ था 2016 के अंदर, याद आया? तो वो वाला सेम केस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये जो जीएसटी काउंसिल है इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द आर्टिकल 279A ऑफ द Constitution of the India inserted by the 101th Constitutional Amendment Act 2016। ये भी मैंने आपको पहली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ा दिया था। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था ना 2016 के अंदर, उसके थ्रू आर्टिकल 279A में ये आपको इंसर्ट किया गया था। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, याद रखिएगा इंडिया का जो राष्ट्रपति है, इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट द जीएसटी काउंसिल। क्लियर है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, याद रखिएगा कि जो आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एम्पावर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन द जीएसटी काउंसिल। ये भी काफी अहम जानकारी है, इसको आपको अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। इसके अलावा अगर आप लोग जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो क्या बातें आपको याद रखनी है, जीएसटी काउंसिल के अंदर मेन मेंबर कौन है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चेयरपर्सन की अगर आप लोग बात करते हैं तो यूनियन फिनेंस मिनिस्टर कौन है, जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन होता है। इसके बाद अगर आप लोग वाइस चेयरपर्सन की बात करते हैं तो चूज फ्रॉम अमंग द स्टेट फिनेंस मिनिस्टर, यानी कि जितने भी स्टेट फिनेंस मिनिस्टर हैं उनके अंदर से एक फिनेंस मिनिस्टर को चूज किया जाता है एज ए वॉइस चेयरपर्सन। किसका, आप लोग जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। और अगर आप लोग मेंबर्स की बात करते हैं जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स कौन कौन होंगे, तो सबसे पहले यूनियन मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन चार्ज ऑफ फिनेंस और रेवेन्यू, ये आपको याद रखना है। एंड फिनांस मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, ठीक है ना, जितने भी स्टेट के फिनेंस मिनिस्टर वो सभी इसके क्या होते हैं, एक तरीके से मेंबर होते हैं। काफी अहम बात बता रहा हूं। और हर एक स्टेट के पास एक वोट रहता है, याद रखिएगा। while the center has 1/3 of the total voting power। क्लियर है? जो आपका एग्जैक्टली जो सेंटर लेवल पे आपका 1/3 होता है टोटल वोटिंग का, और 1 वोट किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है। और वोटिंग से सवाल पूछ लिया जाता है तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा, वोटिंग स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है। डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन द 3/4, ये आपको थोड़ा याद रखना है। यहाँ पे वोटिंग कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। अब ये अगर
अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 3/4 का मतलब क्या होता है, 3 हिस्से 4 में से 25 या 75, अप्रोक्सीमेट आप लोग ये मान के चले करीब करीब कितना वोटिंग होना चाहिए, 75% होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ठीक है ना। मिनिमम 3/4 का तो मतलब यही होता है 100 को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, 25 चौका 100 हो जाएगा, तो 3 हिस्से कितने हो जाएंगे, 75%। माने मेजोरिटी ऑफ द वोट्स कितने हिस्से में जाएगा, 75% में जाएगा ना, तब जाके वोटिंग राइट वो एक्सेप्ट किया जाएगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, डिसीजन लिया जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, ना तो सेंटर के पास इस तरीके की पावर है, ना ही स्टेट के पास इस तरीके की पावर है कि इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग डिसीजन मेकिंग कर सके। अगर आप डिसीजन मेकिंग कराना चाहते हैं तो वहां पर याद रखिएगा सेंटर का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा और आप लोग क्या कहेंगे, आपके स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। अगर आप लोग देखते हैं 1/3 का मतलब क्या हो गया, आप लोग 100 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, अप्रोक्सीमेट 33.3% का ये आपका राइट रहेगा। 33% के आसपास सेंटर के पास पावर होती है और 2/3 का मतलब क्या होता है, 33 दूनी 66, आप लोग क्या कहेंगे 66.66% के आसपास पावर आपकी किसके पास होती है, स्टेट के पास होती है। यानी कि अगर आप स्टेट की बात करते हैं तो 66% हो गया, अगर आप लोग सेंटर की बात करते हैं तो 33% हो गया। अब याद रखिएगा इंडिविजुअल लेवल पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि इंडिविजुअल लेवल पे किसी एक के हिस्से पे आप लोग डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि डिसीजन में क्या चाहिए, डिसीजन में 3/4 चाहिए। 3/4 का मतलब क्या चाहिए, आपको 75% चाहिए और 75% केवल और केवल एक तरीके से पॉसिबल है, दोनों के कॉम्बिनेशन से। समझ में आया। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर वोटिंग स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आपको अपने ख्याल में और जहन में रखना है। समझ में आया। अब इसके अलावा देखिए जीएसटी काउंसिल की अपने इंपॉर्टेंट रोल क्या है ये पढ़ लेते हैं। फंक्शंस क्या है, जीएसटी काउंसिल के फंक्शंस क्या है और जीएसटी काउंसिल की पावर क्या होती है, ये एक बार देख लीजिए। देखिए टैक्स टू बी सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी, माने इस चीज को डिसाइड करने का काम कौन करेगा, कौन कौन से टैक्स हैं जो जीएसटी आने के बाद हटा दिए गए। एक्साइज ड्यूटी हो गया, इसके बाद आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये तमाम चीजें के जो भी टैक्सेस हैं, एक्साइज ड्यूटी हो गया, जैसे वैट हो गया, ये सब टैक्सेस हटाए गए। इन सब की इंश्योर करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है, जीएसटी काउंसिल की रहती है। जीएसटी रेट्स क्या रहेंगे, इंक्लूडिंग फ्लो रेट्स एंड द रेट बैंड क्या रहेगा, ये सब जीएसटी काउंसिल के अंदर डिसाइड होता है। एग्जम्पशन किसको देना है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखनी है, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। मॉड्यूल जीएसटी लॉ क्या रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ द लेवी एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई रूल, ये सब कौन बनाता है, जीएसटी काउंसिल बनाता है। एंड द स्पेशल रेट फॉर द डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, यानी कि डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज के अंदर स्पेशल रेट को भी डिसाइड करने का काम कौन करता है, जीएसटी काउंसिल करती है। एंड द कंपनसेशन टू द स्टेट फॉर द रेवेन्यू लॉस, अगर किसी भी स्टेट के पास रेवेन्यू लॉस हो जाता है तो उस केस में उसको कंपनसेशन कैसे मिलेगा, ये सब जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है। एंड डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जीएसटी एंड इट्स अमेंडमेंट करना है, या डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं तो ये तमाम चीजें आपको कहां पे देखने को मिलेंगी, किसके हाथ में होती हैं, कहां पे डिसाइड होती हैं, ये जीएसटी काउंसिल के हिसाब इससे आती है। इनकी जीएसटी काउंसिल जो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। समझ में आया। तो यहां तक जीएसटी काउंसिल आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, चीजें आपको क्लियरली अंडरस्टैंड रही होंगी। अब इसके बाद इस चैप्टर के अंदर केवल 2 टॉपिक और हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो जीएसटीएन पढ़ेंगे। अभी तक तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा सर ये जीएसटी है, इसके आगे आप लोग क्या लगा देंगे, जीएसटीएन, माने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क के नाम से आप लोग जानते हो। इसके अलावा हम लोग स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म को भी समझने वाले हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं भी आपको समझाऊंगा। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया ये बताइए, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा मैं एक बार फटाफट से बता देता हूं आपको, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी को देख लिया है, ओके ये क्लियर हो गया सर। हमने फिर इसके बाद देखा है स्टेट जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब होता है, जीएसटी काउंसिल के कौन कौन से प्रोविजन है, कंपोजिशन ऑफ जीएसटी काउंसिल कैसे होता है, वोटिंग स्ट्रक्चर को हम लोगों ने समझ लिया, फंक्शन एंड द पावर ऑफ द जीएसटी काउंसिल को हम लोगों ने समझ लिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द जीएसटीएन, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और आगे क्या है नेटवर्क। अब ध्यान रखिएगा जितना भी आपका जीएसटी फाइल किया जाता है, जैसे जीएसटी भरना है, या आप एक ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक आपका टैक्स पेयर पर्सन है, जीएसटी पेयर पर्सन है, और जो आपकी टैक्स अथॉरिटीज है, उन दोनों के बीच में जो भी आपका टेक्नोलॉजिकल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है ना, उसको क्या कहते हो आप लोग, उसको कहते हो जीएसटीएन, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। ये नेटवर्क की तरह ही बिहेव करता है। ये आपकी टैक्स अथॉरिटीज है, ये आपका जीएसटी पेयर
क्लियर है। इन दोनों के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोग देखते हैं ना, वो सब क्या होता है, वो होता है आपका जीएसटीएन यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क। क्लियर है, ये आपको थोड़ा समझना है। यानी कि जो आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, यानी कि इंटरनेट के ऊपर आप लोग जो भी कम्युनिकेशन के माध्यम देखते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो आपका आईटीएन होता है, सॉरी जीएसटीएन होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क होता है। याद रखिएगा, ये एक ऐसी अथॉरिटी है, ये एक ऐसी बॉडी है जो ना तो प्रॉफिट के मोटिव से बनाई गई है और ना ही ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो जीएसटीएन अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट और आपका नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। और इसका जो निर्माण है, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 8 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। क्या याद रखना है सर? हमें याद रखना है सेक्शन 8। किसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सेक्शन 8 की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं सर? आप कंपनीज एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है, बेसिक बात है। तो जीएसटीएन अपने आप में एक नॉन प्रॉफिट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, जिसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अंडर द सेक्शन 8, ये आपको थोड़ा याद रखना है, अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। मैंने पहले भी बताया है। अब यहां पे देखिएगा, इट इज एस्टैब्लिश्ड टू द डेवलप, देखिए क्या लिखा हुआ, डेवलप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए एंड द मेंटेन करने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। जो मैंने बोला था आईटी स्ट्रक्चर बोला था ना, तो उसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर required to implementation of the GST। इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आईटी सेक्टर में चाहिए ना, वो सब प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? जीएसटीएन का होता है। समझ में आया? यानी कि जो आप वेबसाइट देखते हैं, जहां पर आप लोग जीएसटी पे करते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं, वो सब जो आपका इंटरनेट बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है ना, वो कंपनी क्या कहलाती है? वो आपकी आईजीएसटी कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को देख लीजिए। देखिए, सिंगल इंटरफेस जीएसटी कंप्लायंसेस के लिए प्रोवाइड करना। एक इंटरफेस है जहां पर आप लोग सभी जीएसटी कंप्लायंसेस को एक तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा एक ट्रांसपेरेंसी एंड द एफिशिएंसी इन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, माने एक ही जगह पे सारी चीजें पारदर्शिता के साथ हो, इस चीज को इंश्योर करने का काम भी जीएसटीएन का होता है। एंड टू इनेबल सेमलेस फ्लो ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी का सेमलेस फ्लो रहे, इस चीज को भी इंश्योर करने का काम जीएसटीएन का होता है। एंड आगे देखिए, टू रिड्यूस द ह्यूमन इंटरफेस, यानी कि आदमी की जो इंटरफेस है ना, उसको रिड्यूस करने का काम एंड द प्रोमिनेंट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माने बिजनेस करने में आसानी प्रोवाइड करने के लिए। ये सब किसके ऑब्जेक्टिव है? जीएसटीएन के ऑब्जेक्टिव है। और बहुत बेसिक बातें हैं, इतना हर एक व्यक्ति थोड़ा सा पढ़ने के बाद भी माय डियर फ्रेंड्स अपना लिख सकता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। काफी अहम जानकारी क्या है? काफी अहम जानकारी है ओनरशिप स्ट्रक्चर ऑफ द जीएसटीएन। जीएसटीएन के अंदर ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या होता है? क्या ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी है? तो किस तरीके से? देखिए, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यहां पे गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी स्टेक्स है। समझ में आया? जीएसटीएन के अंदर मेजॉरिटी स्टेक्स किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और जो आपकी नॉन गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो अर्लियर पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है ना, उसके अंदर माइनॉरिटी स्टेक है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और अगर एट प्रेजेंट की बात करते हो, तो जीएसटीएन फंक्शन करता है एज ए गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटिटी, क्योंकि हमें सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखना है और पॉलिसी अलाइनमेंट को ध्यान में रखना है। समझ में आया? तो काफी इंपॉर्टेंट बात है। जीएसटी इन गुड्स एंड सर्विसेज जो आप लोग टैक्स नेटवर्क की बात करते हैं, तो उसके अंदर ओनरशिप किस किस की है, ये काफी अहम बात है। इसको आपको जरूर अपने दिमाग में रखना है और याद रखना है, ठीक है। कुछ बेसिक बातें क्या है? कुछ बेसिक बातें हैं। फंक्शन ऑफ जीएसटीएन क्या रहेगा, यानी कि जीएसटीएन का फंक्शन क्या है? ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहता है कोई भी टैक्स पेयर, तो कर सकता है। वो जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकता है, वो कोई भी पेमेंट कर सकता है, वो आईटीसी के लिए मैच या रिकॉन्सिलेशन करवा सकता है, वो प्रोवाइड कर सकता है डेटा टू टैक्स अथॉरिटी फॉर एडिट एंड द एनफोर्समेंट। ये तमाम बातें हैं, यानी कि जो जो ऑप्शन आपको वहां पे देखने को मिलते हैं, उनका बेनिफिट आप लोग जो जीएसटीएन के थ्रू उठा सकते हैं। अगर आप लोग रोल एंड कंप्लायंसेस की बात करते हैं, तो कुछ बेसिक और बुनियादी बातें एक बार पढ़ लीजिएगा। सारी बातें वही है, रिपीट हो रही है, बस उनका पूछने का अंदाज और तरीका थोड़ा बदल जाता है। यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है, फास्ट फास्ट कंक्लूड करूंगा ताकि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर सके। देखिए, थ्योरेटिकल चैप्टर जितना जल्दी होगा, फिर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे और चीजों को अच्छे से समझेंगे। देखिए,
स्टेट कंपनसेशन का क्या मतलब है? जब जीएसटी नहीं आया था तो उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग तरीके के टैक्सेस एग्जिस्ट करते थे। एक्साइज ड्यूटी हो गया, वैट हो गया, सेंट्रल टैक्स हो गया, और भी फलाने फलाने तरीके के टैक्स एग्जिस्ट करते थे। अब जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो कहीं ना कहीं जो एक स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू आता था वो अफेक्ट हुआ है। जीएसटी आते ही तो इतने अच्छे से इंप्लीमेंट थोड़ी ना होगा ना, यानी कि वो जो रेवेन्यू का रिसोर्स था ना वो हिल गया। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास जो तरीके थे वो क्या हो गए, हिल गए, कहीं ना कहीं वहां पे लॉस हो गया। तो इस लॉस को फुलफिल करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए, स्टेट को कंपनसेट करने के लिए हम जिस मैकेनिज्म का यूज करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड द स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म अंडर जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस फॉर प्रोटेक्टिंग रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। समझ में आया? ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द प्री जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम टू द जीएसटी रेजिम, जब हम लोग इनडायरेक्ट यानी कि प्री जीएसटी एरा से और जीएसटी में आए, यानी कि जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ, उस टाइम पे रेवेन्यू इंटरेस्ट ऑफ स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि जीएसटी ने बहुत सारे ऐसे टैक्सेस हैं स्टेट के जिनको खत्म कर दिया, हटा दिया। देयर वाज ए पॉसिबिलिटी ऑफ द रेवेन्यू लॉस, जिसकी वजह से रेवेन्यू लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी थी। इस केस में हमने इनिशियल ईयर ऑफ इंप्लीमेंटेशन में हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं तो ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है सेक्शन 18 के अंदर इसका डिस्कशन हुआ था, और ये 101 अमेंडमेंट जो 2016 के अंदर आया था ना, उसी के थ्रू हुआ था। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कंपनसेशन कितने टाइम के लिए डिसाइड हुआ था, 5 साल के लिए डिसाइड हुआ था। और अगर आप लोग इसका पीरियड देखें तो 1 जुलाई 2017 से लेके 30 जून 2022 तक रखा गया। लेकिन यह भी याद रखना है, इस टाइम पीरियड के दरमियान कोविड आ गया था, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन और बढ़ गई, और जिसकी वजह से इसको बढ़ा करके 2026 तक कर दिया गया था। यह आपको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ये हालांकि इसका डिस्कशन आपकी किताब में नहीं है, फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। अगर आप लोग बात करते हैं सर बेस ईयर ऑफ कंपनसेशन की, तो आप लोग क्या कहेंगे, 2015-16 को बेस ईयर माना जाता है। और याद रखिएगा यहां पे जो आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, यानी कि सीएजीआर है, वो कितना रखा गया, 14%। अगर 14% से नीचे जाता है तो स्टेट को कंपनसेट किया जाएगा। इस बात को अपने ख्याल में और अपने जहन में रखना है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है कंपनसेशन? सर आपको प्रोटेक्टेड रेवेन्यू के अंदर से एक्चुअल जीएसटी रेवेन्यू माइनस करना है। समझ में आया? अगर ये कंपनी, अगर इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा ना, उस अमाउंट को क्या कर देंगे, कंपनसेशन कर देंगे। ठीक है, बेसिक बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और ये जो कंपनसेशन है, ये कंपनसेशन कहां से दिया जाता है? सर ये कंपनसेशन सेस से दिया जाता है। कंपनसेशन सेस एक इस तरीके का अमाउंट होता है जो ओवर द जीएसटी लिया जाता है। माने कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर जीएसटी तो लगता ही लगता है, लेकिन उनके अलावा कंपनसेशन सेस भी लगता है, और वो अमाउंट से हम लोग स्टेट को कंपनसेट करते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करेंगे, ये जो कंपनसेशन है स्पेसिफाइड लग्जरी एंड असाइन गुड्स के ऊपर लगता है। जैसे तंबाकू की बात कर लीजिए, तंबाकू प्रोडक्ट्स की बात कर लीजिए, पान मसाला की बात कर लीजिए, कोल की बात कर लीजिए, एरिएटेड ड्रिंक्स की बात कर लीजिए, मोटर व्हीकल की बात कर लीजिए। ये तमाम चीजें हैं जिनके ऊपर आपको क्या देखने को मिलता है, कंपनसेशन टैक्स सेस देखने को मिलता है। और ये जो कंपनसेशन सेस है, इसकी पेमेंट यानी कि पेमेंट ऑफ द कंपनसेशन सेस की बात करते हैं। कंपनसेशन इज कैलकुलेटेड एंड द री रिलीज्ड बाई मंथली। ध्यान रखिएगा, इसको री रिलीज किया जाता है बाई मंथली, पेड फ्रॉम द जीएसटी कंपनसेशन फंड। ठीक है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, जहां से इसको पे किया जाता है, जीएसटी कंपनसेशन फंड। ठीक है ना, तो बहुत बेसिक बात है, कोई यहां पे आपको इतना कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोटा मोटा हमने क्या क्या चीजें पढ़ी आज की क्लास के अंदर, जीएसटी के स्ट्रक्चर को समझा, जहां पे हम लोगों ने देखा एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी और यूटीजीएसटी को किस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं, इस मुद्दे पर चर्चा की। जीएसटी काउंसिल को पढ़ा, जीएसटी काउंसिल के बाद जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क को हम लोगों ने समझा, और फाइनली थोड़ा सा डिस्कशन हम लोगों ने आपके स्टेट कंपनसेशन मैकेनिज्म ऑफ द जीएसटी को समझा। उम्मीद करता हूं ये दूसरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, चीजों की क्लैरिटी आपको मिली होगी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी इस चैप्टर को लेकर के। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। जब तक के लिए मैं तब से ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।